So thank you very much, sir. Thank you for giving me this opportunity to make my opening remarks regarding the white paper. This is a white paper on the Indian economy and its impact on the lives of the people of India. White paper has been laid on the table by a government which, after 10 full years of pulling out an Indian economy which was in a state of fragile 5 to reach the stage of top 5 economy and on the verge of reaching top 3 position. There are stark stories of how, when you have a crisis, and how a government with a feeling of the nation will have to pull the economy up in spite of it getting affected by such a stark, very difficult, challenging crisis. 10 years of one government with some crisis and 10 years of a different government with a different crisis. The comparison shown in this white paper clearly says how, if the government handles it with true sincerity, transparency, and putting the nation first, the results are there for everybody to see. Equally, when you don't put the nation first, when you put your first family first, and when you have other consideration than transparency, the results are out there for you to see. When the results are out there for you to see. So, what happened after 2008, when there was a global financial crisis, and what happened post the COVID, shows clearly that if the intent of the government is sincere, if niyat और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है. 2 उदाहरण लेना चाहिए. एक मैंने सीरियस उदाहरण ले रही हूं, ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद इकोनॉमी कोविड जैसे उतना, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आई कन्फेस, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, कोविड जैसे इतना भयंकर गंभीर क्राइसिस ना था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. इट वाजंट एज सीरियस as COVID. But still, I would want to say, I want to say that it was a crisis and a government should have handled it with sincerity, transparency. They started something, they ended up in something else. I want to believe. They don't want to listen. उनको सुनने में क्षमता नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं करने दे रहे. फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बात करूंगी. सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है. मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए. भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता. Sir, that is one story of global financial crisis के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया.
नहीं बचाया, नहीं बचाया। मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ? ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। मुझे मेरा आवाज बंद करने के लिए कोशिश करेंगे वो तो नकारा फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई को सामना करना उस पार्टी के लिए जरूरत है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस कोविड मैंने बोल दिया, डिटेल में भी बोलूंगी शाम को। मगर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इस देश में 12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी? पूरे दुनिया जानते, पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ, और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में, किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। ये कंपैरिजन लीजिए ना, ये दोनों का, ये व्हाइट पेपर उसके ऊपर भी बात कर रही है। विस्तार से सिर्फ एक विषय बोलना चाह रही हूं सर, गंभीरता से बोलना चाह रही हूं। उदाहरण लीजिए कोल स्कैम, उदाहरण लीजिए कोल स्कैम। मैं 3 हिस्से में इसका आंसर देने वाली सामने रख रही। कोल स्कैम का पूरे डायग्नोसिस आप समझना चाहिए, उसका करेक्टिव मेजर्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर बात करें, और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी मैं बोलना चाहता हूं। सर, यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया, भयंकर नुकसान। आमतौर का नुकसान नहीं है, हल्का फुल्का नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट में ये कहा, allocation method itself was wrongly set up, illegal backdoor route के द्वारा हुआ है, और I am quoting now, the hands of private companies for commercial use was seen in it. Commercial use unquote, क्योंकि पीछे के दरवाजा से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही, उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में ये बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर, सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर के 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द करवाया। आज उसके असेसमेंट देख लीजिए सर, जॉब लॉस हुआ,
इन्वेस्टमेंट नहीं आया इस देश में, उसके कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, वो पूरे ठप पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। माननीय स्पीकर सर, आपको भी याद होगा स्पीकर सर, उस जमाने के पत्रकार लोग कितने लिखते थे। थर्मल कोल प्लांट में 3 दिन का स्टॉक है कोल, 4 दिन, 4th डे कोल नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तब तक आएगा स्टॉक, नहीं आएगा। ऐसे टेंशन में पावर प्लांट्स चलते थे उस जमाने में। स्टॉक नहीं है, कोल नहीं आ रहा, बंद हो गया 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस, कैसे चलाएंगे देश? और उसका नतीजा देख लीजिए, लॉस इन रेवेन्यू फॉर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आज मगरमच्छी का आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स चला रहे हैं। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहां है सर? पूरे ईस्टर्न भाग में, पूर्वी भाग में है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ। इनका जिम्मेदारी उसमें कुछ है या नहीं? उसके लिए क्या काम किया? वेरस माननीय प्रधानमंत्री जी उधर पाइपलाइन गैस के कनेक्शन दिया, बरौनी रिफाइनरी पुनर्निर्माण किया, ये सब काम हम कर रहे हैं, मगर ये तो सत्यानाश करके गए। और सर, हमने क्या करेक्टिव मेजर्स किया? हमारे करेक्टिव मेजर्स क्या है? ट्रांसपेरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं? कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास करवाया 2015 में। एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी एस्टैब्लिश हुआ और 100% एफडीआई ओपन करके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में आने के लिए अब हर फैसिलिटेशन किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर सर, कमर्शियल कोल माइनिंग, क्योंकि भारत देश आत्मनिर्भर रहना है, इसीलिए कोल माइनिंग कमर्शियली करने के लिए ओपन पॉलिसी के द्वारा करवाया। और 9 ट्रांचेस सर, 9 ट्रांचेस उस पॉलिसी के तहत ऑक्शन में 2020 से 9 ट्रांचेस, 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन हुआ, ना कि पीछे के दरवाजे से मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बहन, मेरा फैलना को नहीं दिया। सर, आज ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं हमें। ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया, जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। और आज वही हीरा, आज सर, वो सुनना चाहिए सर, थोड़ा सुनना चाहिए। सुनिए, मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। सुनिए, वो आपको अच्छा होगा। सुनिए, मेरा हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुनो। मेरा हिंदी भी थोड़ा एंटरटेनिंग है, हल्का सा ब्रेक भी लो। सर, आज वही हीरा जो कोयला से, हमारे तप से वही हीरा जो हुआ है कोयला से, आज वही हीरा खनिज क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूप में अपनी चमक फैला रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो हमारे कानून से एस्टैब्लिश हुआ और पहले कोई सोचा नहीं था उसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 84,900 करोड़ कलेक्शन हुआ है सभी स्टेट्स में, केंद्र सरकार का नहीं, सभी स्टेट्स में। डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो, और उसके कारण बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी और ब्लॉक्स भी उसके कारण आज बेहतरी और बेटर टाइम्स देख रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन का जानकारी मैं देना चाहती हूं सर, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा हुआ है वो पब्लिक के लिए हुआ, आम जनता के लिए हुआ, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में हुआ, उस जनता को उससे फायदा हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूं सर। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का सर, एक तो मैं एक विषय जरूर बोल सकती हूँ सर, व्हाइट पेपर नहीं, एक विषय बोल सकती हूँ। कभी भी कांग्रेस विपक्ष में जब बैठे हैं, प्रश्न 1000 उठाते हैं, हम क्षमता से सब्र रख के सुनते हैं, मगर जब हम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए, वो या तो भाग लेते हैं वॉकआउट करके, नहीं तो इधर बैठ करके हल्ला करते हैं। They don't have the courtesy to hear replies. I challenge them. If they have the courage, let them sit down here and reply me. बैठ करके जवाब दो, सुनने के बाद जवाब दो, डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना करो। और वरिष्ठ युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल लोग में है, वो लोग भी ऐसे रोल बनाते हैं अपने आप को कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि सच्चाई आ रहा है इधर से, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं सर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इतना कलेक्शन के बारे में मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़, झारखंड में 11,600 करोड़, कर्नाटक में 4,467 करोड़, उड़ीसा 24,600 करोड़, राजस्थान 8,730 करोड़, मेघालय 90 करोड़। ये सब से क्या फायदा हो रही है ग्राउंड में, ये भी हम समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से क्योंझार उड़ीसा में डिजिटल डिस्पेंसरी उड़ीसा में बनाया गया। एज अ रिजल्ट बेसिक हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन सब उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट में, वो भी क्योंझार रही है। सेकेंड, चाईबासा मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर कंस्ट्रक्शन डीएमएफ के फंड से हुआ, और उसको माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने के लिए वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया काम हो रही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसा से। तीसरी, फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के विषय हम समझना चाहिए। इस साल 900 मिलियन टन्स तक वो पहुंचेगी, हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन भारत देश में इस साल होने वाला। आने वाले साल में वो 1 बिलियन तक पहुंच रही है सर। 2013-14 what was the production sir? Production 567 million tons. I am speaking of 900 million tons this year, 1 billion tons this coming year. प्रोडक्शन भारत देश में उत्पादन हुआ, इंपोर्ट करने का नेसेसिटी नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करने को नहीं होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स सर। Oh my God! समझ में नहीं आया सर। सुन लो ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कभी भी बोलते हैं ए प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर अभी? अयो अयो अयो, प्लीज लिसन सर। PSU coal production, Coal India production, Coal India public sector undertaking है सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया। सर ये क्या हो रही है सर, ये क्या हो रही है सर? बैठिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? नो प्लीज बैठिए सर। प्लीज। सुनो भाई, सुनो आदिर रंजन जी, प्लीज सुनो भाई, सुनो सर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड 2013-14 में से लेकर के 2013-14 से लेकर के आज तक और 22-23 तक
कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा जो हुआ 4.3 टाइम्स हुआ है उससे पहले के जमाने से तुलने में. So public sector undertaking is also prospering, is also additionally investing, is also producing. ये जितना भी चल रहा है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, मगर मैं बोलती हूं 3 उदाहरण. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1976 में श्री R.K. तलवार जी होते थे एक चेयरमैन, बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड चेयरमैन था बैंक में. ठीक है सर, वो उनके इमरजेंसी के टाइम में क्योंकि उनके पसंदीदा एक पार्टी को लोन नहीं दिया, उसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा इतना सताए. और के तलवार एकदम इंटीग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते थे. एकदम क्लीन एंड इंटीग्रिटी में हाई होने वाले इस व्यक्ति को क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया, उनको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके फिर दे वांटेड टू समहाउ रिमूव हिम, हटा भी दिया उनको. 1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम. उसमें हरिदास मुंद्रा जी ये कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसको उनके कंपनी में LIC के द्वारा लोन, LIC के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था. आई एम कमिंग मैडम, आई विल कम टू स्पीक ऑन द व्हाइट पेपर, ऑफ कोर्स आई विल डू. ठीक है सर, LIC इन्वेस्टमेंट कमिटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स वो डूबने वाले कंपनी में LIC के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया. उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया. टी कृष्णमाचारी जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है जी. और ये चरित्र हम मन में रखना चाहिए, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का हम मन में रखना चाहिए. सिफारिशों के सौगात से ही एनपीए संकट शुरू हुआ. एनपीए के संकट उससे ही शुरू हुआ और कोलैटरल भी नहीं था या आधा कोलैटरल दे करके पूरे लोन लिया. कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स सब इंक्रीज हो गया था. बैंक्स ने लोन देने के काम को बंद करके बैठे क्योंकि उनसे आगे हो नहीं पा रहा था. नो रिकग्निशन ऑफ बैड लोन्स हो गया, आपको उसी समय पता चला, मगर बैंक बैड लोन को रिकग्नाइज तक नहीं किया. टॉप 200 कंपनीज कितना बाकी रखा बैंकों को सर, ये नंबर सुनना चाहिए वो लोग. Top 200 companies in March 2014 owed about 8.6 lakh crores to the banks. 4 strategy form किया R का, recognition, resolution, recapitalization and reforms. IBC कानून ले आया जिससे जल्दी जल्दी निपट लें केसेस को और बैंक को पैसा वापस दें. मर्जर ऑफ बैंक्स बनाया, बैंक को मर्ज किया, फिर प्रोफेशनल बोर्ड्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया. उसका असर क्या है, हमारी इतने सारे स्टेप्स का कारण क्या हुआ, ये भी है व्हाइट पेपर में. इतना मेहनत करके ये सब करके आज उसका अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं. क्या अच्छा रिजल्ट सर? डिक्लाइन इन द ग्रॉस एनपीए रेशियो टू अ मल्टी-ईयर लो ऑफ 3.2%. एनपीए रेशियो कम होकर के 3.2% आया. Profitability of PSBs, public sector bank के profitability increased from 37,000 crores to 1.08 lakh crores. Public sector banks आज कमा रहे profit. फिर सर banks are handing over record dividend to the government, जिससे जन कल्याण के कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं. डिविडेंड पब्लिक सेक्टर बैंक दे रही है. फिर आज वही बैंक जो डेट लेडन था, कर्ज में डूबे हुए थे, आज वो पिलर ऑफ जन कल्याण बन रहे हैं.